आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गजा पर बातचीत का तीसरा दिन, मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदा बहुत करीब, ट्रंप का बयान। लेकिन हलाकतों का सिलसिला भी जारी। बातचीत खत्म होते ही इसराइली फोर्सेस जंग खत्म कर देगी, हमास की उम्मीद। नाज़रीन, गजा को लेकर चल रहे मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल ने गजा में तबाही जारी रखी हुई है। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक रात भर और सुबह के वक्त कई फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनमें मुतादिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। मिस्र के शर्म शेख में 3 रोज़ से जारी जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद हलाकतों का यह सिलसिला जारी है। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सालिस ममालिक ने इस बात का दावा किया कि एक अमन मुआहदा बहुत करीब है। इस माहदे के तहत अमरीकी तहफ़्फ़ुज़, गजा के लिए ज़मानतें और फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर इसराइली दस्तबरदारी की बात की जा रही है, मगर अमली तौर पर हमले बंद नहीं हुए और तबाही का सिलसिला जारी है। एक मुस्बत पहलू ये कि हमास ने ट्रंप के मंसूबे के बाज़ नुकात कबूल किए हैं और फ़रीक़ैन ने कैदियों और यरगमालियों की फहरिस्तों का तबादला शुरू किया है, जो एतमाद साजी का मरहला है। ताहम इख्तलाफात बाकी हैं, ख़ास तौर पर यह कि हमास इस बात की यकीन दहानी चाहती है कि जंग फौरी ख़त्म होगी और इसराइल गजा से वापस जाएगा। सालिस ममालिक जैसे मिस्र, कतर और अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी कोई हतमी मुआहदा सामने नहीं आया। बड़ा सवाल कि जंग और मुज़ाकरात एक साथ क्यों चल रहे हैं और क्या नोबेल पीस प्राइज़ का जुमे को ऐलान होने वाला है? क्या ये सब नोबेल पीस प्राइज़ के ऐलान से पहले किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं? तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ख़ास मेहमान शुजात क़ादरी साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और साथ ही एक और ख़ास मेहमान फ़िरोज़ मिट्टी बोरवाला, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और कॉलमिस्ट है। आपकी गजा मामलात पर गहरी नज़र रहती है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का। फ़िरोज़ भाई, अगर अमन मुआहदा जिस तरह की बातचीत हो रही है करीब है, तो इसराइली फ़ज़ाई हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि आलमी मीडिया में भी यह सवाल उठ रहा है कि मुज़ाकरात के साथ हमलों का तसलसल, क्या ये अमन की कोशिशों को मुतासर नहीं कर रहा है? ये बेसिकली इजरायली स्ट्रेटेजी है कि जब बातचीत भी हो रही है तो हम लोग बॉम्बिंग करेंगे ताकि वो दबाव बना रहे निगोशिएशन के दौरान। ये कोई नया इजरायली टैक्टिक नहीं, पुराना टैक्टिक है जी। ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। मतलब ये मैंने 2-3 चीजें नोटिस की है। जब भी नेतन्याहू या इजरायली इंटरनल पॉलिटिक्स क्राइसिस में आती है जी। तो वो गाजा पे बॉम्बिंग चालू करते हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का क्राइसिस चल रहा था, नेतन्याहू जब एकदम संकट में आ गए थे, तो मुझे तो अनुमान था कि ये गाजा पे बॉम्बिंग करेगा, और किया भी था। मगर ये पूरा इस लेवल पे चीजें जाएगी किसी को अंदाजा नहीं था। तो एक तो आई थिंक नेतन्याहू जो आज बातचीत में लगा है, कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है, क्योंकि इतना आइसोलेशन आज इसराइल का हो गया है कि मार्को रूबियो जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उसको ही बोलना पड़ा कि इंटरनली भी इसराइल बहुत अनपॉपुलर होते जा रहा है। तो पूरी जो इंटरनेशनल परिस्थिति है, या जगह जगह पे कल्चरल इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में इसराइल बॉयकॉट फेस कर रहा है, यूरोप वगैरह में जी। तो आई थिंक ये दबाव है। और इसलिए वो लोग, और भी एक कारण है कि 2 साल की जंग के बाद वो लोग एक भी किसी हॉस्टेज को, प्रिजनर ऑफ वॉर को निकाल नहीं पाए, जी। और 2 साल के बाद के जंग के बाद वो लोग हमास को हरा नहीं पाए। उसके नतीजे में 2 साल पहले जो परिस्थिति थी, 7 अक्टूबर के बाद की पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी थी, 2 साल के बाद पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। जी। ओके, आज ये परिस्थिति है कि अमेरिका के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम अभी नेतन्याहू ने बनाया है टू विन बैक द क्रिश्चियन वोटर। जी। $7,000 पर ट्वीट, हाँ। इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करके वो लोग एक पूरा कैंपेन बना रहे हैं ताकि वापस क्रिश्चियन बेस उनका आए। तो ये परिस्थिति बहुत ही खराब है। उसी परिस्थिति में नेतन्याहू ने, मैं मानता हूं कि कोई बीच का रास्ता भी के लिए बनाया, वो टिकने वाला नहीं है। क्योंकि एक जगह पे नेतन्याहू ये भी बोल रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर अटैक अमेरिका पे करने वाला है, नेतन्याहू ये ईरान से जंग हमले की पीस तैयारी के चल नाम रही है, पर ये सब चल रहा है। बातचीत करके जीतना चाहता है अपने मामलात को। नहीं, वो बातचीत से तो जीतेगा नहीं, क्योंकि हमास कोई आधा अधूरा इसमें तो जाएगा नहीं। कि अगर वो बोलेगा कि इजराइल के ट्रूप भी रहेंगे और हम लोग हटेंगे नहीं और हमास ये का मुश्किल कोई हो रोल नहीं जाएगा। रहेगा वगैरह वगैरह, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक। अगर ये बातचीत जारी है तो अभी देखना होगा कि क्या निकलता है। ये जो बोल रहा है ट्रम्प के हम लोग करीब है, जी। तो कुछ करीब, क्योंकि वो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो ट्रम्प ने बनाया था,
जो अरबों के साथ जो तय हुआ था, बाद में पता चला कि नेतन्याहू उसको बदल दिया। और हमास ने जो अपने बातें रखी उसमें क्लियर कट था कि वो कोई आधा अधूरे चीज में बोला कि हम लोग 6 अक्टूबर की पोजीशन में नहीं जाने वाले। हाँ। जो परिस्थिति हमारी इतनी खराब थी, हम लोग वो परिस्थिति में जाएंगे नहीं। जो जीता है हम तो हारने वाले नहीं है। ठीक तो ठीक। शुजात भाई, एक चीज़ और है, जिस तरह से फिरोज भाई भी कह रहे हैं, एक तरफ जो है अमरीकी सालिसी पर शक किया जा रहा है दुनिया में, क्योंकि आपको याद होगा शुजात भाई, जुलाई के महीने में भी ट्रंप ने कहा था 1 या 2 हफ्ते में हम जो है पीस प्लान के करीब जा रहे हैं, एक अच्छा माहदा होने जा रहा है। ये जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ। आज फिर ट्रंप का यही कहना कि साहब हम जो है अमन की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि साथ में एक नज़र जब आप देखें, नोबेल पीस प्राइज़ का जुमे को ऐलान होने वाला है, तो क्या कहीं इस जल्दबाजी में ट्रंप गाज़ा प्लान पर अमल करा रहे हैं नेतन्याहू के ज़रिए कि भाई जो है फ़िलहाल मान लो, आगे देखेंगे, क्योंकि नेतन्याहू हमेशा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता रहा है। देखिए, नेतन्याहू का लॉन्ग टर्म पीस डील या पीस प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं। जैसा कि फिरोज भाई ने कहा कि पिछले यानी इस 2 साल में जब से इसराइल ने फलस्तीनियों पर, बिलखुसूस गाजा के लोगों पर जंग मुसल्लत की है, इस दौरान इसराइल, यहूदी पूरी दुनिया में कॉर्नर हुए हैं। और नेतन्याहू जाती तौर पर, यानी उनके जो अपने साथी हैं जिनको वो बोलते हैं कि ये हमारे मुल्क हैं और ये हमारे दोस्त हैं, उन साथियों ने, उन देशों के उज़रा ने भी नेतन्याहू को कॉर्नर किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है। तो एक वजह यह है कि इस वक्त जो पीस प्रोसेस में नेतन्याहू बगैर कोई दिलचस्पी लिए आया है, वो एक वजह यह है इसराइल का आइसोलेशन, नेतन्याहू का कॉर्नर होना। दूसरी बात यहाँ पे जिसका आपने जिक्र किया कि ट्रंप हर हालत में ये चाहते हैं कि उनको किसी भी तरीके से जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिल जाए जी। इससे पहले इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो वॉर चली उसका श्रेय लेते रहे, हालांकि इंडिया ने उसका इनकार किया। इसके अलावा जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क थे उनके बीच में मुआहदा कराया। इसकी अलावा इथियोपिया में कुछ मुआहदे कराए और 1-2 अफ्रीकन मुल्क में ईरान इसराइल की जंगबंदी कराई। जी हाँ, ये भी दावा तो है। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरीके से उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, और इसीलिए उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है नेतन्याहू पर। नेतन्याहू पे एक प्रेशर क्या है, प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, खुशामद जिसको हम आप बोलते हैं ना, वो खुशामद है कि भाई तू अभी मान जा, जैसे अपने यहाँ बोलते ना कि थोड़ा सा और ये कर लो, और उसके बाद एक बार नाम अनाउंस हो। अगर देखिएगा आप यहाँ देखिए, अगर इस पीस प्रोसेस यानी जो नोबेल पीस प्राइज आएगा, इसकी जो लिस्ट डिक्लेयर होगी, अगर उसमें नेतन्याहू, इसका ट्रंप का नाम नहीं होगा, तो आप देख लीजिएगा ये जो पीस प्रोसेस है ना, ये खत्म हो जाएगी। एक तरह से ट्रंप की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर वो क्या करेगा ना, वो अगले साल के लिए देखेगा। तो 8 महीना वो फिर फलस्तीनियों पे, 9 महीना 10 महीना जो भी वो जंग मुसल्लत रहेगी। तो इसको हमें बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए कि ये पूरा गेम जो है ना, वो हैंड इन ग्लव वाला गेम है नेतन्याहू का, ट्रंप का। और ट्रंप की इतनी कोई बिसात नहीं है कि वो नेतन्याहू पे प्रेशर डाल सके, है ना। सब यहाँ फिरोज भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार वो बता भी चुके हैं कि इन सब की जो नसें हैं, वो इन सब की जो फाइल्स हैं, वो सब नेतन्याहू और जो इजरायली लॉबी है उसके पास मौजूद है। एक बात। दूसरा बात ये कि अच्छा, जिस बात की मैं आज बात कर रहा हूँ ना, ये खुद जो है इसराइल का एक फॉर्मर डिप्लोमेट है जिसका नाम है एलन पिनकास। उसने यही कहा है कि उसने कहा कि नेतन्याहू की कोई दिलचस्पी पीस प्रोसेस में नहीं है। उसकी दिलचस्पी एक चीज में है, क्या है कि वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से उसका पॉलिटिकली वो सरवाइव कर जाए लंबे वक्त के लिए, जो उसके लिए खतरे की जो है घंटी मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट उसके खिलाफ अरसे से है, उसमें और बढ़ोतरी होती जा रही है। खुद की सियासी जिंदगी वो महफूज कर रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली जी। और दूसरी चीज़ फिरोज भाई, जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, और इसमें पहली जो शर्त थी हमास इसराइल के दरमियान कैदियों का जो तबादला है, तो क्या ये अमन के लिए पेशरफ्त है या महज आर्जी कदम है? जैसा कि नोबेल पीस प्राइज भाई पहले फर्स्ट स्टेप उठा लेते हैं
सुजात भाई ने भी कहा कि नाम अनाउंस हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो क्या ये एक सियासी चाल चली जा रही है? ये अभी तक तो हम लोगों ने वही देखा है कि ट्रंप ने भी जो कदम उठाए, विटकॉफ का भी उन्होंने देखा है कि विटकॉफ ने बोला था कि तुम हमारा एक सोल्जर को दे दो, फिर पीस की बात करेंगे, दे दिया तो बाद में विटकॉफ बोला भाई अभी घर जाओ तुम लोग। ओके, तो ये बार बार ट्रंप ने किया है, ईरान के साथ भी हुआ है, हमास के साथ भी हुआ है। और इस बार इसलिए हमास ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि हम लोग वेलकम करते हैं, मगर बातचीत करनी होगी, बहुत सारे मुद्दे पे बात करनी होगी जी। तो बातचीत जारी है, वह नेतन्याहू का बॉम्बिंग जारी है। ट्रंप को कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि अगर इस बार नोबेल प्राइज दिया जाएगा तो फिलिस्तीनी जनता को दिया जाए, फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया जाए, फिलिस्तीनी डॉक्टर, नर्सेज, टीचर, जो पूरा जो तबके को इन्होंने खत्म किया है, ये पीस प्राइज तो फिलिस्तीन को ही दिया जाए। ये ट्रंप अभी भी हथियार सप्लाई कर रहा है, जेनोसाइड में कंप्लिसिट है, गाजा के एथनिक क्लेंजिंग में अभी तक वो कोई पीछे हटा नहीं है जी। तो जो ये पीस प्राइज मांग रहा है पागल आदमी, इज अ रिडिकुलस कैरेक्टर व्हिच यू हैव। ओके, क्योंकि कुछ तो बोल रहे कि ग्रेटा थनबर्ग को मिलना चाहिए, फ्रांसिस कैल्वरी। तो मेरा मानना है कि इस बार का नोबेल प्राइज तो बेसिकली फिलिस्तीन के लोगों को मिलना चाहिए, जिनके शहादत के कारण, जितने सैक्रिफाइस के कारण आज पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई है। सोच ही नहीं सकते कि इजराइल इतना पछाड़ा जाएगा दुनिया में कि इसकी औकात ही नहीं रहेगी। फिरोज भाई, हमास का जो बार बार इसरार है कि क्या वाकई इसराइल गजा से दस्तबरदार होगा, खाली करेगा, जैसा कि माहदे में भी जो है ये बात की जा रही, दावा किया जा रहा है, क्योंकि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कंट्रोल ख़त्म करने के जो वादे आलमी सतह पर हैं वो उसमें शकूक पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो तज्ज़िया निगार हैं आलमी तौर पर, वो मशहूर हैं, वो यही कहते हैं कि क्या वाकई इसराइल हटेगा इतनी पूरी जंग के बाद? तो फिर इसराइल ने हासिल क्या किया, सवाल ये है। नहीं, पॉइंट इस कुछ नहीं हासिल किया उन्होंने, वही तो पॉइंट है। 2 साल के बाद अगर इसराइल कुछ हासिल किया तो उसका आइसोलेशन हासिल किया, मिलिट्री विक्ट्री तो मिली नहीं, ना हमास को हरा पाया, ना एक बंदे को वो निकाल पाया। जो भी अभी तक निकले वो सब बातचीत से निकले थे जी, ठीक है। तो पॉइंट इस के हमास ने यहां तक बोला है कि ठीक है, आई विल रिलिक्विश पावर, में पावर दे दूंगा, टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर देंगे, मगर हथियार हम लोग तब देंगे जब फिलिस्तीनी स्टेट बनेगा, और फिलिस्तीनी स्टेट बनेगा तो हम अपने हथियार फिलिस्तीन के स्टेट को दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो टेक्नोक्रेट की सरकार बन गई तो हमास के लोग हथियार देकर सब गायब हो जाएंगे, वैसा होने वाला नहीं है। सबरा शतीला भी याद है सबको, जब फतह के लोग ने निकल गए थे बेरूट से, बाद में नरसंहार हुआ था फिलिस्तीनी अवाम का सबरा और शतीला के कैंप्स में। तो इतिहास बहुत पुराना नहीं है, उनको पता है। और जो गलतियां ओस्लो के अकॉर्ड के दौरान, निगोशिएशन के दौरान हुई, ये गलती हमास और अभी ये लोग नहीं करने वाले। और आई थिंक देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन हमास एंड फतह राइट नाउ जी। हमास ने ज्यादा मैच्योरिटी बताई है इस दौरान ये सब चीजों में। हाँ, तो इसलिए इजराइल ज्यादा इसमें टेबल पे बैठ के जीत पाएगा, वो नहीं होने वाला जी। सुजात भाई, एक चीज़ और है, सालिसी को लेकर भी शकूक पाए जाते हैं, ठीक है। मिस्र, कतर, अमेरिका के हवाले से जिस तरह से गैर जानिबदारी से अमन मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं, क्योंकि जंग के साथ बातचीत, और आज भी देखें लगातार हमले होते रहे, लोग मरते रहे, तो क्या इन पर यकीन किया जा सकता है, सालिसीन पर, जिस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं? देखिए, अमेरिका पे तो खुद अमेरिकन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, डिप्लोमेट थे या वहां के, हाँ कोई डिप्लोमेट ही था, फिरोज भाई उसको करेक्ट करेंगे, उसने खुद कहा था कि अमेरिकन का जो है दुश्मन होना तो ठीक है, लेकिन उनका दोस्त होना वो आत्मघाती है। फटाल लफ्ज यूज किया था उसने, है ना जी। तो ये तो अमेरिकन पे आप देखिए ना कि ईरान पे हमला कब हुआ, जब आपस में बातचीत कर रहे थे उसी दौरान ईरान पे हमला हुआ। हाँ, और कतर देखिए, जो अमेरिका का इतना पुराना एलाई है, नॉन नेटो मेंबर में सबसे ज्यादा उसकी हैसियत है, उसके बाद भी कतर पे हमला हुआ। तो अमेरिकन पे ये जो बीच में सालसी कर रहे हैं, उनपे उनका तो इतिहास नहीं रहा है कि उस पे यकीन किया जाए आगे को लेकर के जी। मैं एक बात यहाँ जरा सा और जोड़ दूं, जो आपने भी जिक्र किया कि इस 2 साल में इसराइल को क्या मिला। हाँ, देखिए, हाँ, एक रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें ये है कि इस 2 साल में जो माइग्रेशन है, एक होता है ना नेगेटिव माइग्रेशन, यानी
मुल्क छोड़ के कौन कौन लोग जा रहे हैं। एक होता है हाँ वहां मुल्क में कौन कौन से लोग आ रहे हैं इसराइल हम्म में बसने के लिए। जी अभी पूरे दुनिया में जिस मुल्क से रेशियो में सबसे ज्यादा जो निगेटिव माइग्रेशन हो रहा है वो इसराइल से हो रहा है। हाँ यानी इसराइल से जो इसराइली हैं, यहूदी हैं, वो अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हाँ एक उसमें उसकी मैं टेस्टिमोनीज पढ़ रहा था। जी एक इसराइल में इलाका है अशदोद, वहां का एक कपल है, हम्म वो इसराइल छोड़ करके कनाडा जा रहा है। बीबीसी ने उसका इंटरव्यू लिया था। हम्म उस इंटरव्यू में बता रहा है कि हम लोग किस तरीके से एक एक जंग के साए में, सदमे में, खतरे में हमेशा जीते हैं। हाँ और उसका असर ये हो गया है कि हमारे बच्चे हम्म जो हैं वो, उनको मतलब ये लगता ही नहीं है कि वो किसी मुल्क में रह रहे हैं। हाँ उनको ऐसा लगता है कि वो किस खौफ के साए में रह रहे हैं। जी तो एक दो साल में जो इसराइल ने कमाई की है वो ये की है कि उसके अपने ही नागरिक, इसराइल जिसने ख्वाब देखा था इन यहूदियों ने, इन लोगों ने, कि हम एक सेफ हेवन बनाएंगे, हम्म वो इनका सपना चकनाचूर हो गया बिल्कुल। है। और जिस तरीके से गाजा के लोगों को पे बल्कि इस उन्होंने मामले में तो जंग मुसल्लत फलस्तीनियों कर की एक तरह रखी से है, जीत हुई है। फलस्तीनियों ने कहा कि कितना अजाब नाजिल करो, हम फलस्तीन नहीं नहीं छोड़ेंगे। जा रहे हैं। ये देखिए हाँ ना, हाँ, हाँ, यही इजराइल के मैं पास तो कहना सारी चाहता हूँ। चीजें हैं, तहफ्फुज देने की बात कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन लोग खुद हर से छोड़कर जा रहे हैं। हर 200 मीटर पे बंकर्स बने हुए हैं। हम्म लेकिन लेकिन वो आप जज्बा कहाँ से लेके आएंगे जो हाँ फलस्तीनियों के अंदर है। जी जो देखिए, किसी की भी हो, उसकी जिसकी जमीन होती है उससे उसका लगाव होता है। जी हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी ना, हिंदुस्तानियों ने, हम बिल्कुल। छोड़ के तो नहीं गए ना। हाँ तो हाँ वही हाँ फलस्तीनी कर रहे हैं, वही फलस्तीनी कर रहे हैं, वही गाजा के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। आप देखिए कि कोई दुनिया की कोई और बहुत सारे मूवमेंट हैं दुनिया हम्म में खड़े हुए इसके लैंड के नाम पे, ऑक्यूपेशन के नाम पे। तिब्बत का भी इसमें एक है, और भी दूसरे जी कई इशू हैं। लेकिन आप देखिए सब मर चुके हैं, कहीं कोई हाँ जिंदा नहीं है। लेकिन फलस्तीन का एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी जिंदा है, और हम्म उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जी तो मुझे लगता है कि ये पीस प्रोसेस हो या ना हो, लेकिन जो इसराइल का एक प्लान था कि फलस्तीनियों को वहां से डरा के, मार करके इनको हम्म बेघर किया जाएगा, इनको बेसरो सामान किया जाएगा, और उस पे हम पूरी तरीके से तसल्लुत जमा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। हम्म मुझे लगता है कि वो हदफ इसराइल कम से कम अभी तो नहीं हासिल कर पाएगा। और नफसियाती तौर पर फिलिस्तीन के लोग या गजा के लोग हावी हैं नेतन्याहू पर। मजबूत हुए हैं। जी जी, बिल्कुल मजबूत हुए हैं वो। बिल्कुल। फिरोज भाई, एक चीज़ और है कि जिस तरह से गजा में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं और आलमी बिरादरी बिल्कुल खामोश, कई बयानात आते हैं, 147 के ज़ायद ममालिक कबूल कर लेते हैं, लेकिन शहरी हलाकतों और तबाही के बावजूद बड़ी ताकतें, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा के जो पैसिव कैरेक्टर पर सवालात हो रहे हैं अभी भी, कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि इस बार जो पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे आए हैं हम्म वो अनबिलीवेबल है। उस उम्मीद ही है हम्म फिलिस्तीन को लेकर, तो अभी मोबिलाइजेशन मैसिव होता है। इस हम्म बार को नए शहर, रोम में मैंने कभी इतना मूवमेंट नहीं देखा, इटली को तो पूरा हिला दिया। हम्म वो प्राइम मिनिस्टर हिल गई है, मेलोडी। जी एम्स्टरडेम में मैसिव हुआ है इस बार। जी एशियन जी जी कंट्रीज में सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, बड़े पैमाने पर चीन, हुआ है। सब कुछ बहुत बड़े हुआ है। जी जी ओके, इंडिया में हम लोग कम पड़े क्योंकि परिस्थिति कुछ अजीबोगरीब है, मगर इंडिया में भी संगठनों ने अपना काम बरकरार रखा। और हम्म ये मैं 2 साल के दौरान देख रहा हूँ, हम हम्म लोग बम्बई में खुद 5-6 कार्यक्रम हाँ, करने जा रहे कानूनी हैं दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट ये। हुआ है, बिल्कुल। जी जी, तो जी काफी कुछ हो रहा है हम्म पूरी दुनिया में। जो फ्लोटिला गई, जो ग्रेटा थर्नबर्ग और ये लोग ने जो काम किया है वो भी बहुत बड़ी बात है। हम्म ओके, क्योंकि ग्रेटा थर्नबर्ग को जो ये लोग ने टॉर्चर किया है, अभी तो रिपोर्ट है कि नकोसी मंडेला को भी टॉर्चर किया है। हम्म ओके, तो ये सब बहुत ही गलत खबरें बाहर जा रही है। ये इतनी घमंडी है, हम्म इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जितना लोगों के खिलाफ इस कदम के सुलूक करेंगे, इनके खिलाफ माहौल और भी खराब होने वाला है। इनके जी पास पीआर नाम की चीज ही नहीं है, पब्लिक हम्म रिलेशन उनको पता ही नहीं है। अब हमास का पब्लिक रिलेशन देखो, एक एक बंदों को उन्होंने कैसे छोड़ा, कैसे संभाला, खाना पीना दिया, हाँ एक एक को सेफली छोड़ा। हम्म वो लोग गले लगे जाने के टाइम पे, और ये टॉर्चर कर करके लोगों को घमंड है यहूदी कट्टरवाद का, कि उनको एक्चुअली हम ही इंसान है, ये लोग जानवर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म ये दुनिया का कानून हम पे लागू नहीं होता, वो तो स्मोत्रिच या बेनगवीर ने बोल भी दिया है। जी ठीक है, हम लोग लगातार बोलते रहे ये जूइश सुपरमिसिज्म का प्रॉब्लम है।
तोराउल तादमुन का प्रॉब्लम है। अभी ये सब पूरी दुनिया ये सब और भी करीब से देख रही है। जी बेसिकली मेरा मानना है कि नहीं, यूएन के साइडलाइन किए जाने के बाद भी इस बातचीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस का तो वैसा कोई रोल नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, जी यूनाइटेड नेशंस का जी। कोई आर्मी नहीं है, ना कोई उस किस्म की बात है। यूनाइटेड नेशंस में एक ही बात होती है कि पॉलिटिकल विक्ट्री किसकी होती है। यूनाइटेड नेशंस में पॉलिटिकल विक्ट्री क्लियर कट पैलेस्टाइन की लगातार हो रही है, और इस बार तो और भी ज्यादा हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया, वो तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिफीट है जी इसराइल के लिए। जी ओके, जी सो नाउ द पॉइंट कम्स के सरकारें कम पड़ी, क्योंकि मेरा मानना है कि 20-25 देशों को तय करना था कि हम अपनी आर्मी लेकर जा रहे गाजा, उसमें हाँ कम पड़े हम लोग। ठीक दुनिया की सरकारें कम पड़ी। जी ठीक है। जी। और खास शुजात करके भाई, जो शुजात भाई, आज और एक चीज़ जानना मुल्क है। चाहूँगा, क्या हमास वाकई जंगबंदी के लिए तैयार है, जिस तरह से हमास का रवैया हमने अब तक देखा, या फिर एक वक्ती हिकमत अमली हमास भी अपना रहा है, क्योंकि इजराइल से धोखा कई बार वो खा चुका है। तो क्या प्लान बी है हमास के पास देखिए, अगर इस बीच कुछ होता है? अगर आप हमास का स्टैंड देखेंगे, जो अभी शर्म एल शेख में बातचीत चल रही है, तो दो चीजों पे तो हमास क्लियर उस नहीं, यानी वो मान गया है। एक तो ये कि हॉस्टेज का जो है उनको रिलीज करेगा, जो इजरायली हैं। दूसरा जो है कि जो टेक्नोक्रेट, अब ये नया लफ्ज पता नहीं कहाँ से लेके हाँ आ गए हैं ये लोग। जी टेक्नोक्रेट, क्या टेक्नोक्रेट होगी, क्या वो चलाएंगे, है ना। बहरहाल जो कुछ भी है, तो एक टेक्नोक्रेट की जो भी हुकूमत बनेगी, उनको वो मानने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आर्म्स को गिव अप कर देगा, है ना, इस पे। हाँ, ये या नहीं हो पाएगा। हाँ, या तीसरी और बात की, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बाद में बनेगी, टेक्नोक्रेट ये सब होने के बाद जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन होगा, उसमें उसका हिस्सा नहीं लेगा, जो इधर से डिमांड की जा रही है, उस पे अभी वो खामोश है। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमास जो है वो भी अपने पत्ते बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही डिप्लोमेटिक खोल रहा है। और बातचीत में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो इस्राएली पक्ष है वो हावी होगा। ये भले ही बम्बार्डिंग और ये अभी जो कर रहे हैं, ये प्रेशर बनाने के लिए क्रिएट करें, लेकिन जो राइट ट्रैक पर है वो फलस्तीनी पक्ष है। तो इनका मजबूत है, इनके साथ पूरी दुनिया की आवाम है, एक सेंटिमेंट है, और एक मतलब सबसे बात है ना, ट्रूथ है इनके साथ में, सच्चाई है, हक है। तो ये प्लस पॉइंट हैं जो फलस्तीनियों के पक्ष में जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर चीजें ऐसी रही, तो हमें जो है हमास का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए। और कोई ऐसा फैसला हमास, मुझे नहीं लगता, लेगा जो फलस्तीनियों की जो यानी जो इनके सेल्फ डिटर्मिनेंट की जो लाइन है वो कमजोर। हाँ, और शुजात में एक चीज़ और है, गजा की जो मौजूदा सूरत हाल है और जो बातचीत हो रही है, रीबिल्ड होने की बात करिए कि फ़लस्तीन को दोबारा पाँव पर खड़ा किया जाएगा उनके लोगों, और ट्रंप इसकी निगरानी करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। कितनी सच्चाई है? और ट्रंप निगरानी करेंगे तो फिर ये सब कुछ क्या है? क्योंकि तजाद है इन बातों में, ये बड़ा अजीब रवैया है। देखिए, ये लोगों ने क्लियर कट कहा है, हमास ने, कि हम लोग कोई फॉरेन बोर्ड तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले जिसमें टोनी ब्लेयर यहाँ का वाइसरॉय बने। टोनी ब्लेयर को जेल में होना चाहिए, एक वॉर क्रिमिनल है, इराक का सब हमको पता ही है। आज भी दुनिया में खुलेआम घूम रहा है, वो शर्मनाक बात है। ठीक है। तो पॉइंट इज के उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनेगी वो फिलिस्तीनियों की बनेगी, और टेक्नोक्रेट्स जो भी आप बोले उसका जो भी मतलब होता है, ब्यूरोक्रेट्स की एक सरकार बनेगी। ठीक है ना। तो वो कोई फॉरेनर्स आके ब्लेयर और ट्रम्प चलाएंगे, ये नहीं होने वाला। हाँ। और दूसरी बात है कि एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स की भी बात चल रही है जी। तो क्या कौन से देशों के मुल्क वहां आके पीस कीपिंग फोर्स करे, हाँ, और इजराइल की सेना गाजा के पेरीमीटर के बाहर चली जाए जी, और गाजा के बॉर्डर्स को खोला जाए, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड और आना जाना चालू हो जाए। ये सब हमास टेबल पे बैठ के बात करने वाला है। ठीक ठीक। ओके। और उम्मीद है आपको कि ये बातचीत कामयाब हो जाएगी जिस तरह से चल रही है? टेम्परेरी फेज में कुछ हो सकता है। ठीक। क्योंकि नेतन्याहू का नेक्स्ट प्लान है ईरान पे हमला करना। हाँ, तो उस दरमियान में यहाँ पर गड़बड़ होगी कुछ। हाँ जी। तो वो दे आर जस्ट बाइंग आउट टाइम अभी के लिए, क्योंकि इनका ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है ही। ग्रेटर इजराइल बनने वाला है ही नहीं। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो जेल में जाएगा अगर ये जंग बंद हो गई। हाँ, जंग बंद होगी तो उसके लिए खतरा है, ये बात तो है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शुजात साहब आपका, फिरोज भाई आपका भी, इस पूरी बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, मिस्र में जारी मुज़ाकरात उम्मीद की किरण ज़रूर हैं, मगर ज़मीनी हकीकत में तशद्दुद अभी ख़त्म नहीं हुआ।
और गजा में इंसानी जानों का ज़िया जारी है। फरीकैन में मुकम्मल मुआहदा अभी बाकी है और दुनिया की नज़रें अब इस बात पर है कि क्या बातचीत वाकई देर पा अमन में बदल सकेगी। तो बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।